एक चीज जरा सोच के सब लोग जवाब दोगे, आप लोग मिरर इमेज से क्या समझे थे? मिरर इमेज, मिरर का कॉन्सेप्ट दिमाग में है ना, जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा उतनी डिस्टेंस पे उसका मिरर इमेज होगा। तो अगर हम ट्रायंगल में किसी भी साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचें, तो क्या वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एज अ मिरर काम करता है कि नहीं, बताओ? क्या वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो एज अ मिरर काम करता है कि नहीं? सोच के जवाब दो। अगर मैं ये ट्रायंगल ए बी सी देखूं और ये उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो, तो ए और बी पॉइंट उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट मिरर इमेज होंगे कि नहीं? क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर लाइन होगी और जो ये डिस्टेंस होगी वही ये डिस्टेंस होगी। तो जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा उतनी डिस्टेंस पे उसकी इमेज होगी। तो यानी कि वर्टेक्स ए बी अपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट मिरर इमेज होता है कि नहीं? अरे हाँ या ना, बोलिए। Yes. तो इसका मतलब हम एक पॉइंट तो ये कह सकते हैं कि ए एंड बी पॉइंट आर मिरर इमेज, आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर विद रिस्पेक्ट टू किसके अबाउट? बोलो। इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये बात समझ में आई सबको कि नहीं? यानी अगर आपसे पूछा जाए कि ए और बी किसके अबाउट मिरर इमेज है, तो आपको क्या निकालना है? बोलो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो उसके अबाउट ये ए बी पॉइंट क्या होते हैं? मिरर इमेज। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है सबको, बताओ? या हम ऐसे भी कह सकते हैं इसी स्टेटमेंट को कि ए और बी सिमेट्रिक होते हैं। ए एंड बी सिमेट्रिक, ए एंड बी आर क्या? सिमेट्रिक। किसके अबाउट भाई? बोलो। किसके अबाउट सिमेट्रिक? अबाउट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको कि नहीं? बोलिए। तो ट्रायंगल के वर्टेक्स अपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? Yes. बोलो। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वर्टेक्स क्या क्या, ए बी इज सिमेट्रिक अबाउट या इज मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, मिरर इमेज ऑफ ईच अदर with respect to perpendicular bisector of side AB, perpendicular bisector of side AB। देखो ये लाइन मैंने 3 बार लिख दी है, तो आपके दिमाग में ये इंफॉर्मेशन एकदम सेट हो जानी चाहिए। नहीं सर मीडियन का जो पॉइंट होता है उस पे वो भी तो सर मिरर इमेज ही कास्ट करेगा, इक्वल डिस्टेंस है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे मिरर इमेज होती है, मीडियन पे नहीं होती है। मीडियन भाई मिरर इमेज का सिंपल कॉन्सेप्ट है ना। मान लो तुमने ट्रायंगल बनाया, चलो तुम्हारी बात पे तुमने पूछा है तो तुम्हारी बात पे रहते हैं। मान लो ये तुमने ट्रायंगल बनाया, ये उसकी मीडियन खींच दी, सही है ना? तो बताओ मीडियन के अबाउट ये मिरर इमेज कहाँ है? क्या ये परपेंडिकुलर लाइन है? नहीं है ना। नो सर। फिर मिरर ही नहीं है ये भाई। नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है ना मिरर। यस। तो मीडियन के अबाउट मिरर इमेज नहीं होते। मीडियन के अबाउट एरिया इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। अब क्वेश्चन यस। आराम सॉल्व हो जाएगा। बोलो क्या बोलते हो? आप ट्रायंगल की इंफॉर्मेशन पे आ जाओ। आपको ए दिया हुआ है कितना, 1, -1, बी दिया हुआ है कितना, 3, 1 और ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिया हुआ है। बोलिए भाई। तो ये तो मिरर बन गया आपके लिए। ये कितना दिया हुआ है, 3x - 2y + 8 = 0। क्या हम सी पॉइंट निकाल लेंगे? बोलो। क्या हम सी पॉइंट निकाल लेंगे? Yes. बोलो भाई। और सी आ जाएगा तो क्या हमें बीसी लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी? बोलो। अरे हाँ Yes, या ना। sir.
मिल जाएगी। अच्छा अब बताओ सरकम सेंटर कैसे निकालोगे? तो एक और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल लो, और दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा? Circumcenter. अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल लोगे कि नहीं? क्या हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन लिखना आता है? बोलो। Yes, sir. बस, तो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के हम सरकम सेंटर निकाल देंगे। अब बताइए क्वेश्चन के आंसर। क्वेश्चन लैंग्वेज समझ गए, करना क्या था, बात समझ में आ गई? तो बस इस पॉइंट को अल्फा बीटा मान के अल्फा बीटा निकाल लो। तो ये तो हमने कल की क्लास में पढ़ना सीखा ही है। अल्फा -1/3 बीटा +1/-2 इक्वल टू -2 3 + 1 + 8/9 + 4। देख लो आराम से। अरे हाँ या ना, सॉरी 3 + 2 13 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -6 + 1, और बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 - 1। तो क्या सी पॉइंट -5,3 आ रहा है? चेक करियो जरा सब लोग, सही लिखा है मैंने? अरे बताओ भाई। तो बीसी लाइन की इक्वेशन कितनी आ जाएगी? 2 पॉइंट मिल गए, तो y - 1/x-3 इक्वल टू 3 - 1/-5 - 3। बस इसी को सॉल्व कर दीजिएगा, तो 1/-4 आ जाता है। तो 4y + 4 इक्वल टू x - 3, तो x + 4y इक्वल टू 7। देखो ये आंसर आ रहा है। क्या ये बात समझ में आई? कैलकुलेशन ठीक है तो? अरे बताओगे भाई, नहीं समझे? समझ में आया? अरे बोलो यार। आप बताओ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी क्या लिखोगे? अरे बोलो यार, क्या ये कैलकुलेशन आप लोग समझ पा रहे हैं? x इंटू x1 - x2 प्लस y इंटू y1 - y2 इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर बाई 2। याद है ये टेक्निक लिखना सिखाई है मैंने? तो ये आ जाएगा -2x - 2y इज इक्वल टू 1 + 1 2 9 + 1 10, तो 8 - 4। देख लो, तो यहाँ से आएगा x + y इक्वल टू 2, और एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कितना है? 3x - 2y इक्वल टू -8। दोनों को सॉल्व करके क्या निकाल लोगे? सरकम सेंटर। नहीं समझे कि नहीं? बताओ क्या आएगा सरकम सेंटर? तो ये आंसर आ गया -4/5, 14/5। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया, आंसर आ गया, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थे। डन। चलिए अब पढ़िए। इसमें कहा गया है कि आपको एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है एंगल बी का, और ए और बी पॉइंट दिए हुए हैं, दिखा? तो आपको साइड बीसी बताना है। अब याद होगा आपने ये पढ़ा है कि अगर हम कोई भी ट्रायंगल बनाएं, कोई भी ट्रायंगल बनाएं, तो उस ट्रायंगल का कोई भी बाइसेक्टर आप खींचो। सपोज हमने ये वाला बाइसेक्टर खींचा, तो इस बाइसेक्टर के अबाउट क्या होता है? ये जो दोनों साइड्स होती है ना ट्रायंगल की, ए बी और बी सी, ये एक दूसरे की मिरर इमेज होती है। मतलब समझ में आया? बोलिए। यानी हम क्या कह सकते हैं? कि साइड ए बी एंड बी सी, यानी हम क्या कह सकते हैं भाई? साइड ए बी एंड बी सी आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, किसके रेफरेंस में? विद रिस्पेक्ट टू इट्स इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। मेरी बात समझ गए कि नहीं? अच्छा, ये बात का मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर आप ए का इमेज निकालेंगे तो वो कहाँ लाई करेगा? बोलो। अगर आप ए का इमेज निकालेंगे तो वो कहाँ लाई करेगा? बीसी पे। और अगर आप सी का मिरर इमेज निकालेंगे तो वो कहाँ लाई करेगा? बताओ, वो कहाँ लाई करेगा भाई? ए बी पे। क्या ये बात समझ पाए सब लोग? नहीं समझ पा रहे? बोलो।
भाई मिरर इमेज का यही मतलब हुआ ना कि भाई अगर ये पूरी साइड इस पूरी साइड का मिरर इमेज है तो इस साइड का हर पॉइंट मिरर इमेज दे रहा होगा। तो ऑब्वियसली ए का मिरर इमेज सी नहीं होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं। ए का मिरर इमेज सी कब होगा? एसी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट। मेरी बात सुनिए, बट जो ए का मिरर इमेज होगा वो बीसी पे होगा, ये श्योर है। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बोलो, बोलिए भाई, ये बात समझे कि नहीं? दूसरी बात, यानी दूसरी बात इस क्वेश्चन में समझने वाली क्या थी इंपॉर्टेंट, कि जो मिरर इमेज है किसका, किसका भाई? ए का। वो भी किसके रेफरेंस में? विद रिस्पेक्ट टू इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी। वो कहां लाई करेगा? लाई ऑन साइड बी सी। ये ध्यान रखिए, ए का मिरर इमेज इंटरनल एंगल बाइसेक्टर बी के अबाउट अगर आप लें तो वो हमेशा कहां लाई करता है? बीसी साइड पे। ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है। तो ऑब्वियसली इसका रिवर्स में सी का मिरर इमेज लोगे तो वो भी हमेशा वहां लाई करेगा। ये बात समझ में आई? क्योंकि दोनों साइडें एक दूसरे की क्या है? मिरर इमेज। क्या इस डायग्राम से ये चीज कनेक्ट कर पाए कि नहीं कर पाए? बोलो, अरे बताओ भाई। अच्छा, आपके दिमाग में आएगा ऐसा क्यों हो रहा है ना? ये चल रहा है दिमाग में कि नहीं? याद है आपने 10th में रिफ्लेक्शन के रूल पढ़े होंगे, जब ये लाइट रे डालते हैं तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे पास कर जाती है। याद आया कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ये Angle of रिफ्लेक्शन, incidence. ये एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। Reflection. सही है, तो ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। हाँ या ना? तो ये एंगल बाइसेक्टर हो गया कि नहीं नॉर्मल? बोलो। Yes, sir. ऑब्वियसली इस लाइन का मिरर इमेज यही लाइन होती है कि नहीं होती है? तो यानी कि एंगल बाइसेक्टर के अबाउट दोनों लाइनें क्या हो गई? मिरर इमेज हुई। ये Yes, कॉन्सेप्ट। sir. अब इस लाइन पे कोई भी पॉइंट लोगे और उसका इस नॉर्मल के अबाउट मिरर इमेज लोगे तो कहाँ लाई करेगा? रिफ्लेक्टेड रे पे। तो इस पॉइंट के अबाउट अगर इसका मिरर इमेज ले तो कहाँ लाई करेगा? रिफ्लेक्टेड रे। आप समझे कि नहीं कहानी क्या चल रही थी बैकग्राउंड में? बोलो भाई, क्या ये बात हमें समझ में आई? ये बताओ, इंपॉर्टेंट बात क्लियर हो गई? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? बोलो, अरे हाँ या ना बताओ। अच्छा, अब आइए जरा इसके बाद इंपॉर्टेंट बात, अगर हम y इक्वल टू एक्स से किसी भी लाइन का मिरर इमेज लेते हैं, किससे मिरर इमेज ले रहे हैं भाई? पॉइंट का मिरर इमेज ले रहे हैं आप, तो उसमें सिर्फ x और y कोऑर्डिनेट आपस में चेंज हो जाते हैं। मतलब अगर ये x, y है और आपने इसका इमेज निकाला तो इसका इमेज जो होता है वो y, x हो जाता है। सही है? सेम लॉजिक, अगर आपने मिरर इमेज लेना है y इक्वल टू माइनस एक्स से, किससे? y इक्वल टू माइनस एक्स वाली लाइन से, इससे किसी भी पॉइंट का मिरर इमेज लेना है। ये y इक्वल टू एक्स था, तो अगर ये पॉइंट x, y आपने लिया है तो उसका जो मिरर इमेज होगा वो मिरर इमेज माइनस y, माइनस एक्स होता है। ये डायग्राम और ये दोनों चीजें एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए। ये दूसरा कॉन्सेप्ट है, कई बार आपके कैलकुलेशन को तुरंत रिड्यूस कर देता है ये कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है भाई? कि मिरर इमेज ऑफ पॉइंट x, y, अगर यही काम आपको विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू एक्स करना है तो आंसर क्या होगा? y और x इंटरचेंज। और अगर आपको यही विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू माइनस एक्स करना है तो x और y तो इंटरचेंज होंगे ही, बट साथ में किससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे? माइनस। क्या ये कहानी समझ रहे हो कि नहीं? नहीं समझ रहे हो? अरे बताओ, वही सेम फॉर्मूला लगा के ही निकाला गया है। याद रखने का तरीका सिंपल है, y इक्वल टू एक्स के अबाउट मिरर इमेज, तो x और y जैसा लिखा है उसको इंटरचेंज कर लेंगे। तो अगर ये पॉइंट 2,3 है तो मिरर इमेज क्या होगा बेटा? अगर ये पॉइंट 2,3 है तो मिरर इमेज क्या होगा? 3,2. अगर 2,3 है तो y इक्वल टू माइनस एक्स से मिरर इमेज क्या होगा? इससे मिरर इमेज क्या होगा? अगर ये पॉइंट 2,3 है तो Minus माइनस। 3, minus -2. 3, -2. ऐसा होता क्यों है ये चलो अब एक्सप्लेनेशन की बात कर ही लेते हैं।
भाई हमने पढ़ा है ना कि अगर हमें y इक्वल टू एक्स से सपोज मिरर इमेज निकालना है किसी भी पॉइंट, मान लेते हैं हम x1 कॉमा y1 का, तो टेक्निक क्या कहती है भाई? हमने कहा कि मिरर इमेज क्या आ रहा है, अल्फा बीटा आ रहा है, मान लेते हैं भाई। अरे बोलो, मान सकते हो कि नहीं? तो मिरर इमेज का जरा फॉर्मूला लगाओ और फिर मुझे बताओ अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ रही है। तो अल्फा माइनस x1 बाई, इस लाइन को यही तो लिख दोगे 1, बीटा माइनस y1 बाई -1 इक्वल टू -2। अरे हाँ या ना, x1 माइनस y1 बाई 2, तो अल्फा माइनस x1 इक्वल टू -x1 प्लस y1 हुआ। देखो अल्फा की वैल्यू y1 आ गई। ऐसे ही बीटा माइनस y1 इक्वल टू x1 माइनस y1 हुआ, यानी बीटा की वैल्यू x1 आ गई। देखो इंटरचेंज हो गए कि नहीं दोनों? नहीं समझे? क्या कहते हो? इसीलिए ये रिजल्ट हम डायरेक्ट लगाते हैं। अगर हमें किसके अबाउट मिरर में लेनी है, y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू -x के अबाउट। शॉर्ट टेक्निक क्लियर हुई? अच्छा, इसके बाद अगली जो चीज सीखने वाली है वो ये है, अगर मान लो एक्स वाई एक्सिस हो आपके सामने, ये एक्स एक्सिस हो, ये वाई एक्सिस हो और ये ओरिजिन हो, ठीक है। अब आपके सामने कोई पॉइंट यहां पर हो, क्या, एक्स कॉमा वाई, और आपको इसकी मिरर इमेज लेनी हो एक्स एक्सिस से, तो ऑब्वियसली मिरर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जितनी डिस्टेंस ऊपर ऑब्जेक्ट होता है उसकी इमेज भी उतनी डिस्टेंस नीचे बन जाती है, हाँ या ना? तो पहले आप ऐसे गए x, फिर ऊपर गए y। अब आप x तो गए बट ऊपर ना जाके कहाँ चले गए, नीचे। तो पहले जो y प्लस था अब क्या हो जाएगा, माइनस। यानी x कॉमा वाई की x एक्सिस से मिरर इमेज x कॉमा माइनस वाई। अच्छा, यही मिरर इमेज अगर आप y एक्सिस से लो, तो पहले जितना डिस्टेंस आगे गए थे अब उतना डिस्टेंस क्या जाओगे, पीछे। पीछे। तो अब क्या चेंज आएगा बताओ, -x, y। x कॉमा वाई। बस ये टेक्निक ध्यान रखिएगा। तो ये अब कितनी इमेज आ जाएगी, -x कॉमा वाई। इसका मतलब मिरर इमेज, ये डायग्राम दिमाग में बना लीजिए, मिरर इमेज ऑफ x कॉमा वाई विद रिस्पेक्ट टू पहला x एक्सिस। तो x एक्सिस में क्या चेंज होगा, y। y एक्सिस क्या चेंज होगा, x। बस खत्म। क्या ये बात और डायग्राम दोनों चीजें दिमाग में सेट हो रही, नहीं सेट हो रही? बोलो, बता दो भाई। समझ में आया? तो इस क्वेश्चन को पढ़ने पे एक तो एंगल बाइसेक्टर के अबाउट मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट, y इक्वल टू एक्स के अबाउट कैसे शॉर्टकट में मिरर इमेज निकालते हैं वो कॉन्सेप्ट समझ में आया, और एक्स वाई के अबाउट मिरर इमेज कैसे लेते हैं ये क्लियर हो गया। क्या इतनी इंफॉर्मेशन सबको क्लियर हुई? बोलो, बोलिए। डन। अब इस क्वेश्चन को जरा हम दोबारा देखते हैं फिर से, और फिर इसका अब आंसर निकालते हैं। अब तो इस क्वेश्चन में लिखी सारी इंफॉर्मेशन हमने लाइन अप कर ही ली है, क्या क्या हमें चाहिए था, तो बताओ उसी हिसाब से इसको सॉल्व करते चले जाओ। बोलो भाई। चलिए, तो अब एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है बी का, ए पॉइंट दिया हुआ है, सी पॉइंट, बी पॉइंट दिया हुआ है और बीसी लाइन की इक्वेशन पूछी गई है। अब तो बताओ तुरंत डायग्राम बनाते ही आंसर आएगा कि नहीं? बोलो भाई। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। बी का एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है इंटरनल, अरे हाँ या ना? बोलो। ये बाइसेक्टर क्या है, y इक्वल टू एक्स, और ये पॉइंट क्या है भाई 2,6, ये पॉइंट 1,1 है। दिखा कि नहीं? तो बताओ 2,6 का जो मिरर इमेज होगा वो कहाँ लाई करेगा, BC पे। सी पे। तो ये ए पॉइंट सीधा क्या लिखोगे, ए डैश 6,2 लिख दोगे कि नहीं? बोलो, क्योंकि यस मिरर सर। y इक्वल टू एक्स से दिखा। अब बताओ Yes. अब बीसी सीधा लिख दोगे कि नहीं? बताओ, कोई दिक्कत? y-1, x-1, 2-1, 6-1, सीधा इसी को मेरे हिसाब से सॉल्व कर दोगे और आंसर लिख दोगे। देख लो, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बता दोगे। देखो ये आंसर आ रहा है क्या? अरे हाँ, ये ना तरीका समझ में आया? मिरर इमेज का एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन या डाउट हो जाइए। तो कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन में समझो कि क्या होता है कि एक तो मिरर हो गया, हाँ या ना? ये होगा आपका लाइन मिरर, तो ये हो गया लाइन मिरर, जिसकी इक्वेशन हम कह देते हैं L इक्वल टू 0, ठीक। अच्छा, फिर आपके पास एक इंसिडेंट रे आएगी, आ गई, और वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये हो गई इंसिडेंट रे, ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे। ये आपका नॉर्मल हो जाया करेगा, समझ रहे हो कि नहीं?
तो ऑब्वियसली आप क्या कहते हो कि ये वाला एंगल और ये वाले दोनों एंगल सेम होंगे कि नहीं? इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड एंगल होंगे। तो अगर ये दोनों एंगल सेम होंगे तो एंटी क्लॉक सेंस में ये एंगल भी थीटा होगा और ये एंगल भी थीटा होगा। क्या ये बात मैं गलत लिख रहा हूँ? बताओ, बोलो भाई। यस सर। ये समझे? अब मान लो कि इंसिडेंट रे L इक्वल टू L1 इक्वल टू 0 है, ये आपको दी है, ठीक है? तो ऑब्वियसली इसका स्लोप M1 हमें पता है। अच्छा, मिरर इमेज हमें पता है तो इसका स्लोप M हमें पता है, और हमें इसका स्लोप M2 कैलकुलेट करना है। अगर हम मान लो हमें इंसिडेंट रे पता है, मिरर इमेज पता है, सॉरी मिरर पता है, तो ये पॉइंट निकल आएगा जहां पे वो स्ट्राइक कर रही है। बोलो, Yes, sir. पॉइंट ए क्या होगा? बोलो, वेयर इंसिडेंट रे, पॉइंट ए क्या होगा? वेयर इंसिडेंट रे किसको कट कर रही है? लाइन मिरर को, यानी या फिर वहीं से टच होके वो रिफ्लेक्ट कर जा रही है। तो यानी कि वो L1 इक्वल टू 0 एंड L इक्वल टू 0 का क्या होगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन पॉइंट आप निकाल लेंगे। अच्छा, समझ गए कि नहीं? Yes, sir. एक हर्डल तो आपका खत्म हो गया, नहीं समझे? एक हर्डल तो खत्म। अब हमें अगर इस लाइन का स्लोप मिल जाए तो हम लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट मिल गया, स्लोप निकालना है। स्लोप निकालने के लिए क्या हम एंगल का फॉर्मूला लगा सकते हैं? बोलो। तो यानी कि दूसरा कॉन्सेप्ट क्या हुआ? अब हमें फॉर स्लोप हम क्या करेंगे? tan थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे एंटी क्लॉक सेंस में। तो पहले में क्या लगेगा? m माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 दिख रहा है सबको, और दूसरे में M2 माइनस M अपॉन 1 प्लस M2, और इन्हीं को इक्वल कर देंगे। अरे हाँ या ना? तो यहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी बताओ? यहां से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे? M2. M2। समझ गए कि नहीं भाई? एक बार M2 आ जाएगा, बाकी तो हमें कोई दिक्कत है नहीं। ये है स्लोप ऑफ लाइन मिरर, M1 है स्लोप ऑफ इंसिडेंट रे, और M2 है स्लोप ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। क्या ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोग समझ रहे हो कि नहीं? बुद्धे की बात बताओ, काम हो जाएगा पूरा? तो जहां जैसी इंफॉर्मेशन दी होगी उसके हिसाब से आप वो काम कर लोगे। क्लियर है? Yes, sir. चलो अब जरा ये क्वेश्चन अटेम्प्ट लो, अब तो खत्म हो गया क्वेश्चन। ये क्या है? इंसिडेंट रे। Incident ray. ये क्या है? Line mirror. है लाइन मिरर। क्या लाइन निकाल? पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड। इंटरसेक्शन। बस आप क्वेश्चन देख लो, आराम से हो गया। तो आपको क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है? लाइन मिरर दिया है, ये दिया है, और हमें रिफ्लेक्टेड रे निकालना है। क्वेश्चन समझ रहे हो कि नहीं? ये हमें कितना दिया हुआ? x माइनस 2y माइनस 3। मिरर की इक्वेशन क्या दी है? 3x माइनस 2y माइनस 5। 3x माइनस 2y माइनस 5, और हमें रिफ्लेक्टेड रे निकालना है। अब तो यार क्वेश्चन सबसे होना चाहिए, क्या कहते हो? इसका स्लोप M1 कितना है? हाफ। इसका स्लोप M कितना है? 3/2। इसका स्लोप M2 मान लो, और ये tan थीटा एंटी क्लॉक सेंस में लेके बराबर कर दो। बोलो, कर लोगे कि नहीं? ये बताओ यार, मुद्दे की बात। तो सीधा स्लोप निकाल लो, कितना आएगा बताओ? M2 माइनस 3/2 अपॉन 1 प्लस 3 M2/2 इज इक्वल्स टू 3/2 माइनस हाफ अपॉन 1 प्लस 3/4। इसी को बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, ये बिना मॉड के फॉर्मूला लिखना जानते हो ना, एंटी क्लॉक सेंस वाला, M2 माइनस M1? दिमाग में है ना ये? नहीं है क्या? यस सर। बस तो अब इसको सॉल्व करना है आपको, खत्म हो गया क्वेश्चन। पहले इसी को थोड़ा सा सॉल्व कर लो। ये शायद 1 आएगा और ये आएगा 7/4 आ रहा है क्या? देखो, Yes, sir. Yes, sir.
तो इसको क्या 4/7 बोलते हैं हम? नहीं क्या? तो 7m2 माइनस 21/2 इक्वल टू 4 प्लस कितना 6m2। अरे Yes, बोलो, sir. m2 की वैल्यू 4 प्लस 21/2 आ गई क्या? 29/2 आ रही है, देखो तो स्लोप आ गया, खत्म। अब बस हमें ये पॉइंट ए निकालना है। तो ये पॉइंट ए निकालने के लिए क्या करोगे? x माइनस कितना, इन्हीं को सॉल्व कर लो केवल। x माइनस 2y इक्वल टू 3 और 3x माइनस 2y इक्वल टू 5 को सॉल्व करके 1 ये comma पॉइंट minus 1. 1 कॉमा -1 a आ गया, m2 आ गया, तो रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन आ गई। आ जाएगी कि नहीं ये बताओ? अरे बोलो, Yes, sir. लिखो, क्या लिखोगे रिफ्लेक्टेड रे? y प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू 29/2। तो 2y प्लस 2 इक्वल टू 29x माइनस 29। आंसर आ रहा है 29x माइनस 2 y इक्वल टू 31। देखो क्या सही लिख रहा हूं मैं? Yes, sir. देखिए भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं? कैलकुलेशन कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? इंपॉर्टेंट बात, इंसिडेंट रे के स्लोप और लाइन मिरर के स्लोप से आपने रिफ्लेक्टेड रे का स्लोप निकाल लिया। अच्छा, आप सोचो, अगर इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दी है तो लाइन मिरर निकल आएगा कि नहीं? अगर हमें कोई भी दो लाइन दी है तो तीसरी लाइन निकाल लोगे कि नहीं, बताओ? Yes, sir. अगर हमें लाइन मिरर रिफ्लेक्टेड रे दिया हुआ है तो इंसिडेंट निकाल लोगे कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. रिफ्लेक्टेड लिया है तो ये सेम दो ही कॉन्सेप्ट है, एक ये रिजल्ट, कोई भी एक स्लोप निकाल लो, हाँ या ना बोलो, और एक पॉइंट निकाल लो। तो दो लाइनें दी हैं तो पॉइंट आ जाएगा और एक स्लोप आ जाएगा। तो रिफ्लेक्शन का ये कॉन्सेप्ट एकदम ओके है, हाँ या ना, जल्दी बताओ। डन है भाई? Yes, sir. चलो, एक तो ये हो गया रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट। अच्छा, रिफ्लेक्शन का दूसरा टाइप क्वेश्चन ऐसे हो सकता है, जैसे आपसे कहा गया कि ये एक लाइन मिरर है, ठीक, लाइन मिरर L, ठीक है, ये आपको दिया है, और एक इंसिडेंट रे आई और वो इस पर स्ट्राइक की और रिफ्लेक्ट हो गई। ये हो गया इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्ट। अच्छा, कहना चाह रहा है कि जो सोर्स है जहां से इंसिडेंट रे आ रही है वो x1 y1 है, और जहां से वो रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है, वो x2 y2 है। डन है? तो पूछ रहा है कि वो लाइन मिरर को कहां पे स्ट्राइक करेगी, ए पॉइंट। क्वेश्चन समझे कि नहीं? डायग्राम से बताओ। वो पूछ रहा है आपसे कि वो इसको कहां स्ट्राइक करेगी, दिखा डायग्राम सबको, बोलो भाई। तो ऑब्वियसली अगर ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है, और हम इसको पीछे की तरफ बढ़ाएं, तो ऑब्वियसली जो ए का मिरर इमेज होगा वो कहां लाई करेगा, ये बताओ? रिफ्लेक्टेड रे पे। क्या ये बात समझे कि नहीं? नहीं समझे भाई? ऑब्वियसली ये तो इसका मिरर इमेज है ना, तो रिफ्लेक्टेड रे को अगर हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये मिरर इमेज होगा कि नहीं? सोच के जरा जवाब देना। क्यों होगा? ये और ये एंगल सेम होंगे तो ये एंगल बाइसेक्टर होगा, और एंगल बाइसेक्टर के अबाउट साइड मिरर इमेज होती है। तो ए का मिरर इमेज कहाँ लाई करेगा? इसी रिफ्लेक्टेड रे पे लाई करेगा कि नहीं? नहीं समझ रहे हो? Yes, sir. अरे हाँ या ना भाई? तो मिरर इमेज ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू लाइन मिरर, क्या ये कॉन्सेप्ट समझ रहे हो कि नहीं? अरे हाँ या ना? क्लियर हुआ कि नहीं, बताओ भाई? तो अब हमें ए से, ये लाइन हमें पता है, ये पॉइंट पता है, तो इसका मिरर इमेज निकल आएगा। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट आ गए तो क्या निकल आएगी? रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे आ गई, लाइन मिरर आ गया, तो जहां स्ट्राइक कर रहा है वो पॉइंट आ जाएगा कि नहीं, बताओ? अरे Yes, sir. बोलो, मिल जाएगा कि नहीं? इंसिडेंट रे की इक्वेशन भी मिल जाएगी कि नहीं? क्योंकि ये पॉइंट अगर मिल गया तो इंसिडेंट रे मिल जाएगी कि नहीं, बोलो? यस सर। यानी कि इतनी इंफॉर्मेशन से हम कुछ भी काम कर सकते हैं। क्या इंफॉर्मेशन थी? कि इंसिडेंट रे कहां से पास कर रही है?
passes through सर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ए की जगह सर कोई और वेरिएबल नहीं लेंगे? ले लो यार, ए डैश ले लो, क्या फर्क है यार, ठीक है, परेशान ना हो उसमें। इंसिडेंट रे क्या हो गया भाई, पासेस थ्रू x1 y1, ठीक है, आफ्टर स्ट्राइक कहाँ पे, एट पॉइंट ए डैश ऑन लाइन मिरर L इक्वल टू 0, कहाँ से पास कर रही है, पासेस थ्रू B x2 y2। समझ गए कि नहीं भाई, ये इंफॉर्मेशन है, तो उसके हिसाब से आप इसमें जो इंफॉर्मेशन आपको दी होगी वो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं, ये बताओ भाई, कोई डाउट या कंफ्यूजन आ रहा हो तो मुझे बताओ, बोलो भाई, क्लियर है, समझ गए ना। अब देखिए, अगर समझ गए हो तो अब आंसर देना जरा, ठीक है। ये एक बोर्ड है, यहाँ पर एक पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है 3,7, ठीक। यहाँ से एक स्ट्राइकर डाला गया जो यहाँ पे गया, टकराया, और सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट होके यहाँ आ गया, और फिर यहाँ टकराया, और यहाँ टकराने के बाद फिर रिफ्लेक्ट हो गया। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है ये पास कर रहा है किससे, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पास कर रहा है किससे, 1 कॉमा नहीं 1 कॉमा कह रहे 9,2 से, ठीक। अब आपसे पूछा गया है कि ये x और y एक्सिस को कहाँ स्ट्राइक कर रहा है, P और Q पॉइंट, फाइंड P एंड Q, ये और ये। समझ गए कि नहीं, क्वेश्चन क्या है, बोलो भाई, P और Q पॉइंट क्या होंगे, आपसे ये पूछा गया, जवाब दो जरा जल्दी से, देखें क्या करोगे। ए से एक लाइट रे डाली गई, एक्स वाई एक्सिस से रिफ्लेक्ट होने के बाद, पी वाई एक्सिस को पी पे की, रिफ्लेक्ट होने के बाद एक्स एक्सिस को क्यू पे स्ट्राइक की, वहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद 9,2 से पास कर रही है। तो आपसे पूछा गया है क्या कि पी और क्यू पॉइंट क्या है, बताओ। क्यू होगा -3, -7। क्यू होगा बेटा एक्स एक्सिस पे पॉइंट है यार, कैसी बात कर रहे हो तुम, क्वेश्चन तो पढ़ो पहले क्या है। क्वेश्चन सबने पढ़ लिया है ना भाई, नहीं पढ़ा है, क्वेश्चन समझ गए ना सब लोग, क्या निकालना है, क्वेश्चन समझ गए हो कि नहीं भाई, बस दिमाग लगाओ। तो अगर ये इंसिडेंट रे है तो उसके लिए ये रिफ्लेक्टेड रे होगी, इसको पीछे बढ़ाएंगे तो इसका मिरर इमेज इसी पे आएगा। अगर ये इंसिडेंट रे तो ये रिफ्लेक्टेड रे होगी, होगी कि नहीं होगी, अगर हम इसको Yes, आगे sir. बढ़ा मिरर इमेज यहीं आएगा। ये बताओ क्या ये दोनों बातें क्लिक कर पाई, ये बताओ। यस सर। Yes. अगर हम इसको पीछे बढ़ा दें और इसको यहाँ बढ़ा दें, दिखा, तो इसका जो मिरर इमेज होगा वो यहाँ लाई करेगा, और इसका जो मिरर इमेज होगा वो यहाँ लाई करेगा। तो इस लाइन पे हमें कितने पॉइंट मिल गए बताओ, 2, दोनों को ज्वाइन करके एक्स और वाई इंटरसेप्ट निकाल देंगे। क्या कहते हो, क्वेश्चन नहीं समझे? यस सर। अब बताओ वाई एक्सिस से इसका मिरर इमेज क्या होगा, एक्स एक्सिस से इसका मिरर इमेज क्या होगा। 9, -2. अब पी क्यू लाइन की इक्वेशन क्या होगी, बोलो, y -7 अपॉन x + 3 इक्वल टू 7 + 2 अपॉन -3 -9। दिख रहा है कि नहीं, बताओ भाई। तो 9 बाई -12 मतलब 3 बाई -4
मतलब -4y + 28 इज इक्वल टू 3x + 9, मतलब 3x + 4y इक्वल टू 19, Yes, sir. यानी x/19/3 y/19/4 इक्वल टू 1। तो p कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है 0,19/4 और q कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है 19/3, 0। देखिए कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो बताइए। थॉट प्रोसेस कनेक्ट करना था कि एक्चुअली रिफ्लेक्शन में होता क्या है। इसका मिरर इमेज रिफ्लेक्टेड लाइन पे होता है, इसका मिरर इमेज रिफ्लेक्टेड लाइन पे होता है, खत्म। थॉट प्रोसेस सिंपल कनेक्ट करना है। नहीं कनेक्ट कर पाए ये बताओ, क्या ये कनेक्शन क्लियर हुआ ये बताओ भाई, क्या ये कनेक्शन क्लियर है? मतलब अगर हम इसको आगे बढ़ा दें थोड़ी देर के लिए तो बी का जो मिरर इमेज आएगा वो भी तो यहीं लाई करेगा, नहीं लाई करेगा बताओ। अरे बोलो यार, ये डायग्राम और कॉन्सेप्ट दिखा कि नहीं? रिफ्लेक्शन का दूसरा रूप कॉन्सेप्ट बोलो। यस सर। थ्योरी कनेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं? मुद्दे की बात बताओ यार। तो ये क्वेश्चन आपको दिखना चाहिए था, मतलब मेरे हिसाब से तो रिफ्लेक्शन में इससे ज्यादा वेरिएशन आएगा नहीं। समझ रहे हो कि नहीं भाई? रिफ्लेक्शन में मिक्स कॉन्सेप्ट में इससे ज्यादा वेरिएशन आपके सामने आएगा नहीं। इतने वेरिएशन से आपका काम हो जाएगा, बट इतने वेरिएशन को आप हैंडल करना जानोगे तब। नहीं समझे मेरी बात? बोलो, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज और डायग्राम समझ में आया कि नहीं? आंसर समझ में आया कि नहीं? कितने शॉर्ट तरीके से हमने Yes, निकाल sir. दिया। बोलिए, क्या यहाँ तक हम सारी चीजें समझ गए हैं? नहीं समझे? बोलो। गुड। चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन की। ठीक है, अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। ठीक है, दो पैरेलल लाइन के बीच की हम डिस्टेंस निकालने जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली अगर हमारे सामने L1 लाइन है A1x + B1y + C1 = 0 और एक L2 लाइन है A2x + B2y + C2 = 0, तो अगर A1/A2 = B1/B2 is not equal to C1/C2 होगा तो हम कहेंगे L1 and L2 are parallel line। याद आया कि नहीं? याद आया कि नहीं? मैंने बताया है आपको। अगर Yes, A1 sir. यस सर। बराबर हो और वो अच्छा अगर ये C1/C2 के भी बराबर होगा तो लाइनें कैसी हो जाएंगी? कोइंसाइड्स। Coinciding. कंसाइडिंग। तो A1/A2 B1/B2 के बराबर होगा, मगर वो C1/C2 के बराबर नहीं नहीं होगा। होगा। अच्छा, जब भी हमें पैरेलल लाइन दी होंगी तो सबसे पहले लाइन की इक्वेशन लिखो, राइट लाइंस इस फॉर्म में कि ax + by + c1 ax + by + c2, मतलब a और b बराबर कर लो। ऑब्वियसली अगर रेशियो सेम है तो या तो उस कांस्टेंट से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो या उस कांस्टेंट से यहाँ डिवाइड कर दो। तो अब लाइन की इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई कि नहीं आ गई? अब इस फॉर्म में जैसे ही लाइन लिखोगे तो अब इसके लिए डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन। तो फॉर्मूला लगाने से पहले लाइन को इस फॉर्मेट में लिख लेना, ठीक है? जैसे ही फॉर्मूला लगाओगे, फॉर्मूला होता है C1 - C2 का मॉड डिवाइडेड बाई √a² + b²। बस सीधा ये रिजल्ट लगा के आप अपना आंसर लिख दो। क्लियर है? तो अगर लाइन की इक्वेशन इस फॉर्म में है तो सीधा फॉर्मूला लगा के आप आंसर लिख सकते हो। अच्छा, ये फॉर्मूला वहीं से आया है भाई। सपोज हमने कहा कि दो लाइनें पैरेलल हैं, मान लो दोनों लाइनें ऐसी हैं, एक लाइन ये एक लाइन ये है। ये पॉइंट हमने ले लिया ओरिजिन 0 0। अब ये लाइन है ax + by + c1 और ये है ax + by + c2। तो बताओ यहां से इस पर अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालें तो निकल आएगी, इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालो तो निकल आएगी। दोनों के बीच का डिफरेंस ले लो, वही तो डिस्टेंस आपको चाहिए, हाँ या ना? तो पहली वाली अगर डिस्टेंस d1 निकालो और दूसरी वाली डिस्टेंस d2 निकालो, दोनों का डिफरेंस ले लो, आपका आंसर आ गया।
अरे क्या कहते हो? तो D1 डिस्टेंस कितनी होगी बताओ? C1 बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये कितनी होगी? C2 बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो फाइनल आंसर क्या आया? C1 माइनस C2 का मॉड डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या ये बात मेरी समझे कि नहीं बताओ? अब इस बात के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है कि ओरिजिन कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है या बीच में। वो अपने आप प्लस माइनस साइन मैनेज हो जाएगा और आपका आंसर हर बार यही आ जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है? ए और बी सेम कर लेना है, फिर C1 माइनस C2 अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर करके पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस निकाल लेनी है। पैरेलल लाइन कब होंगी? जब A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 होगा। क्या ये बात सबको समझ में आई बताओ? हाँ भाई, तो पहली लाइन अगर आप देखोगे तो है 6x माइनस 8y प्लस 13, और दूसरी लाइन अगर देखोगे तो है 9x माइनस 12y प्लस 14। दिख गया? अरे बोलो, तो क्या ये दोनों लाइनें क्या है? पैरेलल हैं? बिल्कुल है, क्योंकि 6/9 8/12 13/14 के बराबर थोड़ी ना होगा, तो पैरेलल है। अब पहले लाइन में ए और बी बराबर करो, तो 3x माइनस 4y प्लस 13/2, क्या सही लिख रहा हूं? और 3x माइनस 4y प्लस 14/3 इक्वल टू 0। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दो। C1 C2 सामने लिखा है आपके। 13/3 माइनस 14/3 का मॉड डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोलो भाई। तो 39 माइनस 28 का मॉड डिवाइडेड बाई 6 इंटू 5, ये कितना आएगा? 9/30 रूट, नहीं ठीक है सर, बोलो 3/10 आंसर है। अरे हाँ या ना? यस सर। प्रोसेस, कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला, कहीं कोई डाउट हो तो बताओ। अरे बोलो यार, को पढ़ के एनालाइज करना है, क्वेश्चन हो जाए खत्म। तो जो साइड है उस साइड पर एक पॉइंट है, कौन सा? -3,1, सही है। दूसरा पॉइंट इस साइड पे नहीं है, ठीक है। तो अब उसके पास क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? या तो वो एडजेसेंट हो सकता है, बताओ, या वो डायगोनली हो सकता है। अच्छा, अगर वो एडजेसेंट होगा तो इस लाइन और इस लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो जाएगा, क्योंकि हमें रेक्टेंगल दिया है। अरे हाँ या ना? बोलो बोलो भाई, ये समझे? अच्छा, एडजेसेंट नहीं हो सकता क्योंकि इस लाइन का स्लोप कितना है बताओ भाई? ये y इक्वल टू 1 है ना, तो इसका स्लोप इनफाइनाइट जा रहा है, हाँ या ना? और इनफाइनाइट के परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना होगा? 0। क्या इसका स्लोप 0 है? नहीं। इसका मतलब ये एडजेसेंट नहीं, कैसे पॉइंट है? डायगोनल। क्या यहाँ तक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई? सर एक बार और जजमेंट बता दीजिए। भाई साहब, ये एडजेसेंट होगा तो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगी ना ये लाइन। यस सर। इस लाइन का स्लोप कितना होगा अगर ये एडजेसेंट होगा? तो बताओ। इनफाइनाइट। ये एक्स पैरेलल परपेंडिकुलर हो गई ना एक्सिस के, इनफाइनाइट, तो इसके परपेंडिकुलर स्लोप 0 होगा। क्या 0 है इसका स्लोप? नहीं, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी ना, तो स्लोप 0 होगा। क्या 0 है? नहीं। तो इसका मतलब ये कैसा होगा? यस सर, डायगोनली। बस खत्म। इतना समझने के बाद तो क्वेश्चन हो गया खत्म। अब तो सारे पॉइंट मिल गए रेक्टेंगल के। ये साइड के पैरेलल ये साइड होगी, तो इसका स्लोप कितना होगा बताओ? -4/7। अरे हाँ या ना? नहीं होगा। और ये साइड इसके परपेंडिकुलर होगी, तो इसका स्लोप कितना होगा? 7/4। 7/4। इसके पैरेलल होगी तो स्लोप कितना होगा? 7/4। दिखा? अब बताओ, स्लोप पॉइंट, स्लोप पॉइंट, स्लोप पॉइंट, सारी लाइनें आ गई। अरे हाँ या ना? बोलो बोलो। तो आप सारी लाइनें लिख सकते हो। व्हाट इज ए बी? ए बी तो वही लाइन हो गई, 4x + 7y + 5। बताओ व्हाट इज बी सी?
समझ गए? व्हाट इज सी डी एंड व्हाट इज ए डी। अब तो सारी लाइनें लिख लोगे, स्लोप पैरेलल, क्योंकि सब कुछ कैसे है, रेक्टेंगल दिया है। लिख लोगे कि नहीं ये बताओ भाई? नहीं लिख पाओगे? अरे बोलो भाई। देख लो ये आंसर आएगा, सॉल्व करके सारी लाइनें लिख लो। क्या हम प्रोसेस समझे? बस हमें ये समझना था कि ये पॉइंट इस पे है और ये एडजेसेंट नहीं डायगोनल है, बाकी तो काम आराम से हो जाएगा। हो जाएगा। अच्छा अगर मैं इस क्वेश्चन में, अच्छा ये तो आपने कर लिया, आराम से कर लिया ना सबने? किसी को कोई कंफ्यूजन डाउट हो तो मुझे बताओ। सर हाँ बेटा। सर सी पॉइंट में जो 1,1 है सर, वो बी में नहीं हो सकता है? पॉइंट जो 1,1 है वो कहाँ हो सकता है बेटा? बी में। ए बी लाइन की इक्वेशन पता है ना? यस सर। तो क्या ये पॉइंट 1,1 इस पे है? नहीं नहीं, यस। तो हो सकता है? यस सर। यहाँ हो नहीं सकता, यहाँ हो नहीं सकता, तो यही होगा ना? हाँ सर। और कोई कुछ कह रहा है बताओ। अच्छा अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता कि आपको डायगोनल के एंड पॉइंट दे देता मैं, ये और ये, ठीक है, और ये एक रेक्टेंगल बनाता। ये क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में कराया है इसलिए पूछ रहा हूँ। और मैं आपसे बाकी दोनों एंड पॉइंट पूछता। AC आपको पता है, B और D निकालना है, और कहा गया है ABCD इज रेक्टेंगल। तो बताओ व्हाट इज B एंड व्हाट इज D। ये मैंने आपको कराया है भाई साहब। निकाल लोगे कि नहीं ये बताओ, बोलो। यस सर। Yes, sir. सर चलो पैरामेट्रिक। ABCD रेक्टेंगल नहीं, स्क्वायर ले लो, क्योंकि रेक्टेंगल के डायगोनल परपेंडिकुलर नहीं होते, स्क्वायर ले लो। अब निकाल लोगे। पैरामीट्रिक दिमाग में सेट हुआ कि नहीं? यस सर। इसको सॉल्व करके मुझे इसका आंसर बताइएगा नेक्स्ट क्लास में। कैसे सॉल्व करना है ये टेक्निक आपके पास आ चुकी है, क्योंकि ये आपको बताई जा चुकी है। इसको सॉल्व करके मुझे अगली क्लास में बताइएगा। डन? ओके। तो ये क्वेश्चन समझ में आया सबको कि नहीं बताओ भाई? चलो क्वेश्चन में देखो, कनेक्टेड एरिया निकालना है। बात सोचो, किसी भी रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए? रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ चाहिए। अरे बोलो यार, यस एरिया सर। और ब्रेड्थ चाहिए, और तो कुछ मिलने से काम बनेगा नहीं। बताओ भाई। तो अब जो दो पॉइंट आपको दिए हैं वो दोनों y=4 लाइन पे हैं कि नहीं है? पहली ऑब्जर्वेशन ये थी। एक पॉइंट -3,4 है और दूसरा 5,4 है, दोनों एक ही लाइन पे है। क्या दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो मिल गई? देख लो आराम से, हाँ या ना। तो लेंथ वाली प्रॉब्लम तो खत्म, दोनों के बीच की डिस्टेंस 8 रहे। अरे बोलो भाई। तो लेंथ वाली बात खत्म। अच्छा इसका सेंटर हमें पता है, और सेंटर से पास होने वाला डायमीटर पता है। डायमीटर ना तो ए से पास कर रहा है ना ही बी से पास कर रहा है, क्योंकि ना तो ए को सेटिस्फाई कर रहा है ना बी को। इतनी इंफॉर्मेशन साइमल्टेनियसली देखी कि नहीं हमने, ये बताओ भाई। डायमीटर ना तो ए को सेटिस्फाई कर रहा है ना बी को, तो वो ए बी से पास नहीं कर रहा है। दिख गया कि नहीं? और ए बी से हमें लेंथ मिल गई। अब अगर हम इसकी बर्थ निकाल लें तो एरिया आ जाएगा। अच्छा सर्किल के बारे में आपको पता है ना कि किसी भी कॉर्ड का अगर आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचोगे तो वो कहां से पास करता है? सेंटर से। सेंटर से। ये तो ओके हो। अब बताओ इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन कितनी है? इस लाइन की इक्वेशन कितनी है ये बताओ। y=4 है कि नहीं है? बोलो। अरे हाँ या ना? या फिर चलो ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिख लो, अगर ऐसे नहीं कर रहे हो तो बताओ क्या आएगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी लिखो जल्दी से। याद है शॉर्ट टेक्निक? नहीं। x × -3 - 5
y इंटू 0, बोलो भाई, y1 minus इज इक्वल टू x1 स्क्वायर, तो plus 25 नहीं 9 प्लस 16, हाँ 25 और माइनस 25 और कितना 16 क्या 41 और डिवाइडेड बाई कितना 2 माइनस 8 है ना। तो x इक्वल टू 1 आ रहा है कि नहीं, चेक करो पहले ये बताओ। तो ये लाइन आ गई x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 इसको जहां कट करेगा वो पॉइंट निकाल लोगे, तो ये पॉइंट 1,2 आया कि नहीं बताओ, देख लो फिर बताओ। सेंटर मिल गया क्या, Yes, sir. यहाँ तक ओके है सब लोग, नहीं ओके हैं बोलो। अच्छा, जैसे ही सेंटर मिला तो ये पॉइंट 1,2 है, इसका मिड पॉइंट कितना आता है बताओ, 1,4, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी आती है 2। अब ये डिस्टेंस 2 है, तो अगर हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये डिस्टेंस भी कितनी आएगी 2, 2 और 2 कितना हो गया 4, तो विड्थ कितनी आ गई भाई साहब 4, एरिया कितना आ गया ये बताओ, 8 इंटू 4 32, खत्म हो गया क्वेश्चन। दिखा क्या क्वेश्चन कितना आसान था बोलो, बस कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। भाई ये सीधी लाइन में आ रहा है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसके मिड पॉइंट से पास कराएंगे तो x इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि ये y इक्वल टू 4 है। हाँ या ना, ये भी नहीं करते आप सीधे इसको ऑब्जर्व करते हैं, मिड पॉइंट x इक्वल टू 1, सीधा 1 से सेंटर निकाल लिया 1,2, ये 1,2 1,4, बीच का गैप 2, अगर ये 2 तो ये भी 2, तो ये टोटल लेंथ 4, तो ये 4 ये 8, आंसर 32, खत्म। देखा क्वेश्चन कितना आसान था भाई, सिर्फ डराने के लिए Yes, इंफॉर्मेशन। sir. मैंने क्या हैं जो स्ट्रेट लाइन में यूज होते हैं। तो पैरेललोग्राम का एरिया देखो, पहले तो कोई भी एक पैरेललोग्राम बना लो। ये सपोज एक पैरेललोग्राम है, तो ऑब्वियसली क्वाड्रिलेटरल का आपको एरिया निकालना है, तो आपको इन दोनों के बीच का एंगल दिया हुआ है और इस लाइन के बीच की डिस्टेंस, दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस d1 है और इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस d2 है। तो अगर d1 एंड d2 आर द डिस्टेंस between parallel line and theta is angle between at adjacent line, ठीक है। देन जो एरिया होता है वो होता है d1 इंटू d2 बाई साइन थीटा, बस ये ध्यान रखिएगा। d1 d2 पैरेलल लाइन हो गई और ये एडजेसेंट लाइन हो गई, तो जो पैरेललोग्राम का एरिया होता है वो d1 d2 बाई साइन थीटा होता है। क्लियर है? अच्छा, तुरंत दिमाग में आपके आया होगा यार ऐसा कैसे, मतलब सर इतनी आसानी से क्यों बोल दे रहे हैं ना, आया कि नहीं ये बताओ। अब देखो ये पैरेललोग्राम है, थोड़ी देर के लिए हमने क्या किया, इसको आगे बढ़ाया, बढ़ा लिया, बोलो भाई। तो ये वाली डिस्टेंस जो हुई वो पैरेलल डिस्टेंस हो गई, जिसको हमने क्या नाम दिया है d2। अच्छा, ये वाली डिस्टेंस हो गई कितनी बताओ d1, अरे हाँ या ना। तो अगर हम इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल लें, इस ट्रायंगल का ए बी सी का, तो इसी का ट्वाइस करेंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा। अरे बोलोगे, यानी अगर हमें ए बी सी डी का एरिया निकालना है तो हमें ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी करना है, दिख रहा है। अच्छा, अगर ये एंगल थीटा है भाई साहब, अरे हाँ या ना, तो पैरेलल लाइन के हिसाब से ये एंगल भी कितना होगा बोलो, थीटा होगा, बोल दो भाई, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा कि नहीं, हाँ या ना। अरे जवाब दो भाई जल्दी से, पैरेलल लाइन है ना, तो जो ये ए बी लेंथ होगी, क्या वो लेंथ d2 साइन थीटा होगी,
या d2 बाई साइन थीटा होगी, d2 बाई साइन थीटा होगी। चेक करिए जरा क्या सही लिख रहा हूं मैं। अरे हाँ या ना, बोलो, होगी? अरे हाँ या ना जवाब देते जाओ यार, नहीं समझ में आ रहा तो वो बताओ, फिर मैं वैसे Yes, समझाऊं। sir. अच्छा, अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं, ये परपेंडिकुलर करूं, तो ये लेंथ कितनी होगी, ये वाली d1 होगी, बोलो। तो ये हो गया बेस, ये हो गई हाइट, तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना हो गया, बेस इंटू हाइट बाई 2। नहीं हुआ क्या, बोलो। तो क्या ये एरिया 2 इंटू d2 बाई साइन थीटा इंटू d1 आ गया, बाई 2, 2 2 कैंसिल। तो क्या यही d1 d2 बाई साइन थीटा आया कि नहीं, ये बताओ। यही जो हमने ऊपर लिखा है, जहां पे d1 और d2 क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, और थीटा क्या है, एडजेसेंट एंगल। देख लो, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। सर फिजिक्स में जो क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा था उसमें भी सर ने यही फॉर्मूला शायद डिराइव कराया था। वो तो वेक्टर से पढ़ा होगा ना, जब हम मैथ्स में वेक्टर पढ़ेंगे तब वही फॉर्मूला लगा लेंगे, नहीं क्या? Yes, sir. देख लो, मतलब बता दो, वेक्टर पढ़ेंगे तब करेंगे ना। अभी तो हमने जस्ट आपको फॉर्मूला, आप मैथ्स में ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया, ब्रॉडर माइंडसेट, बट अभी हम लाइन की इक्वेशन में ये फॉर्मूला यूज ही नहीं किया करेंगे ना। अब हम लाइन की इक्वेशन के हिसाब से इस फॉर्मूले को और छोटा सा कंफाइन कर लेंगे ना, क्योंकि हमें लाइन की लेंथ निकालने में जितना टाइम लगेगा एंगल निकालने में, अगर हमें लाइन की इक्वेशन पता है तो डायरेक्ट रिजल्ट निकालेंगे ना अब हम। बट उसके लिए हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए था, ये इंपॉर्टेंट है। क्या ये ओके हो गया? यहाँ तक ओके हो सब लोग कि नहीं, कोई डाउट हो तो बताओ। अब आओ, अब हमसे कहा गया कि ये एक पैरेललोग्राम बन रहा है, ठीक है, जिसमें हमें चारों लाइन की इक्वेशन दे दी गई है। ठीक, ये लाइन हमें दी है y इक्वल टू m1x प्लस c1, तो पैरेललोग्राम है, तो इसका भी स्लोप m1 होगा और ये c2 हो जाएगा। अच्छा, ये लाइन हमसे दी गई है y इक्वल टू m2x प्लस d2, ये लाइन हमको दी गई है y इक्वल टू m2x, क्योंकि पैरेलल है, प्लस d1। दिखा क्या, ये एक पैरेललोग्राम है, तो जो इसका एरिया निकालेंगे वो आएगा, पहले जो C1 C2 है उनका डिफरेंस, फिर जो D1 D2 है उनका डिफरेंस, और फिर जो M1 M2 है उनका डिफरेंस, खत्म। ये फॉर्मूला लगा के हम सीधा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लिख देंगे। देख लो, ये फॉर्मूला लगा के हम सीधा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लिखेंगे। अब खत्म हो गई बात, समझ में आया कि नहीं? बस क्लियर हुआ। तो इस फॉर्मूले में क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाई लाइंस, क्या क्या, अरे यार, सबसे पहले लाइन की इक्वेशन को बस y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिख लो, तो y इक्वल टू m1x प्लस c1। दूसरी लाइन क्या है, y इक्वल टू, सॉरी, m1x प्लस c2। ये दोनों पैरेलल हुई कि नहीं हुई, ये बताओ। इसके बाद y इक्वल टू m2x प्लस d1 एंड y इक्वल टू m2x प्लस d2। तो बस सीधा एरिया निकाल दो। दिखा कि नहीं? अब आपके दिमाग में तुरंत डाउट आया होगा कि सर ये फॉर्मूला आपने इससे कनेक्ट कैसे किया। सिंपल है, देखो, ये रहा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की अगर हमें साइड लेंथ पता है तो क्या हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, बताओ। अगर हम इसको कह दें y इक्वल टू m1x प्लस c1, इसको कह दें y इक्वल टू m2x प्लस c2, तो इनके बीच की डिस्टेंस d1 कितनी आएगी, मॉड ऑफ c1 माइनस c2 अपॉन रूट अंडर 1 प्लस m1 स्क्वायर। दिखा सबको? नहीं दिखा? अच्छा, अगर आप इसको कह दो m2x प्लस d2 और इसको कह दो m2x प्लस d1, अरे हाँ या ना, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी आएगी बताओ, d2 डिस्टेंस कितनी आएगी, बोलो।
अरे जो मैं समझा रहा हूँ वो समझ रहे हो कि नहीं? ये हवा में चल रही सारी बातें। अरे बोलो यार। D2 डिस्टेंस कितनी आएगी? मॉड ऑफ D1 पैरेलल डिस्टेंस अभी हमने आज की क्लास में निकालना सीखा है कि नहीं? ये आ गया। अच्छा, अब इसके बीच का एंगल अगर हम कह दें थीटा है, इस लाइन का स्लोप भाई साहब कितना है? M2। इस लाइन का M2 M2 नहीं, इस लाइन का स्लोप M1 है ना। दिखा? इस लाइन का स्लोप कितना है? M1। इस लाइन का स्लोप कितना है? M2 M2। दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा। थीटा tan थीटा कितना होगा? मॉड ऑफ M2 माइनस M1 अपॉन 1 + M1 M2 होगा कि नहीं होगा? अच्छा, अब हम अगर एरिया का फॉर्मूला लगाएं तो क्या लिखेंगे? D1 D2 बाई साइन थीटा। तो हमें वैल्यू किसकी चाहिए? साइन थीटा की। तो अगर हमें tan थीटा पता है तो क्या हम साइन थीटा निकाल सकते हैं? अरे हाँ या ना जवाब दो। क्या होता है? रूट अंडर M1 माइनस M2 का होल स्क्वायर और 1 प्लस M1 M2 का होल स्क्वायर। यही सॉल्व करिएगा तो M1 माइनस M2 अपॉन रूट अंडर 1 प्लस M1 स्क्वायर रूट अंडर 1 प्लस M2 स्क्वायर आ जाता है। अब सारी वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए। तो मॉड ऑफ C1 माइनस C2 मॉड ऑफ D1 माइनस D2 बाई मॉड ऑफ M1 माइनस M2 आ जाता है। दिख गया कि नहीं? यही रिजल्ट। अब हम बार बार कैलकुलेशन तो करेंगे नहीं इतना कि भाई पहले एंगल निकाले, वहां से साइन थीटा निकाले, फिर डिस्टेंस निकाले, सीधा ये रिजल्ट लगाएंगे। ये रिजल्ट लगाना एकदम सिंपल है। लाइन की इक्वेशन को y इक्वल टू mx की फॉर्म में लिख दोगे। C1 और C2 का डिफरेंस, D1 और D2 का डिफरेंस और फिर M1 और M2 का डिफरेंस। याद रखने की टेक्निक क्लियर हुई कि नहीं? बोलो। क्या हमें याद रखने की टेक्निक समझ में आई कि नहीं? बताओ, बोलिए भाई। Yes sir. तो वो D1 D2 से भी वही सेम रिजल्ट आ रहा है और इससे भी वही सेम रिजल्ट आ रहा है। रिजल्ट में कहीं कोई डिफरेंस नहीं। ये इसका प्रूव है और ये आराम से आप पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के आंसर लिख सकते हैं। नोट हो गया? सीधा फॉर्मूला ही तो लगाना है आपको। नहीं क्या? तो y इक्वल टू mx, y इक्वल टू mx प्लस 1, y इक्वल टू nx, y इक्वल टू nx प्लस 2। तो एरिया सीधे क्या आएगा बताओ? M1 माइनस M2, C1 माइनस C2, D1 माइनस D2 का मॉड बाई M1 माइनस M2। क्या आंसर 2 बाई मॉड ऑफ M माइनस N आ रहा है? बोलो, देख लो, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। क्या आंसर 2 बाई मॉड ऑफ M माइनस N आ रहा है? नहीं आ रहा है? चलिए, क्लियर हुआ सबको कि नहीं हुआ? ये बताओ, बोलिए। नहीं समझे? C1 C2 D1 D2 और MN समझ गए कि नहीं भाई? ये बताओ। तो बस लाइन की इक्वेशन को mx प्लस c वाली फॉर्म में लिख के सीधा रिजल्ट लगा दीजिएगा, हर बार आंसर आ जाएगा। चलिए, अब आइए जरा। ये तो बात हो गई पैरेललोग्राम में चारों साइड दिए हैं तो आपको एरिया आप आराम से निकालेंगे। अब कुछ शॉर्टकट है इसमें। जैसे एक ये है एरिया बाउंडेड बाई रीजन क्या? a मॉड x प्लस b मॉड y इक्वल टू c और a मॉड x प्लस b मॉड y लेस देन c, इसका एरिया। अब देखो, अगर आप मॉड को ओपन करोगे तो टोटल 4 लाइनें बनेंगी कि नहीं? इक्वल टू सी जब x और y दोनों पॉजिटिव, ax माइनस बी वाई इक्वल टू सी जब x पॉजिटिव y नेगेटिव। दिख रहा है कि नहीं सबको?
माइनस ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, जब एक्स निगेटिव और वाई पॉजिटिव। ये मेरी सिचुएशन में जो समझा रहा हूं, समझ रहे हो कि नहीं ये बताओ। अरे बोलो यार। या फिर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू सी, जब एक्स भी निगेटिव वाई भी निगेटिव। तो इसका मतलब अगर मैं रीजन बनाने पे आऊं तो एक्स वाई पॉजिटिव मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, चारों क्वाड्रेंट में 4 अलग अलग लाइनें खींचेंगी कि नहीं? अरे हाँ या ना जवाब देते जाओ। Yes, sir. 4 अलग अलग लाइनें खींचेंगी कि नहीं? और वो एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करेंगे कि नहीं? बोलो। ये लाइन होगी ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, या और सेफ साइड चलो तो प्लस सी इक्वल टू 0। ये लाइन होगी ए एक्स प्लस बी वाई माइनस, सॉरी ये वाली शायद माइनस सी होगी, ये वाली प्लस सी हो जाएगी। ये वाली लाइन होगी यहाँ पे ए एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, तो ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी। ये वाली लाइन होगी ए एक्स माइनस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। देखो चारों क्वाड्रेंट में यही लाइनें आएंगी। अब क्या ये पैरेलल है? देख लो, इसका स्लोप माइनस ए बाई बी माइनस ए बाई बी, इसका स्लोप ए बाई बी ए बाई बी। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये लाइनें पैरेलल है। अब अगर आपको इसका एरिया निकालना है तो पैरेललोग्राम से सीधा इसका एरिया निकाल लो, तो एरिया क्या आएगा बताओ, बोलो। सी बाई बी, पहले लाइन को y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली फॉर्म में लिखोगे कि नहीं बताओ? अरे हाँ या ना बोलते जाओ यार, ऐसे साइलेंट क्यों हो गए तुम लोग? सी बाई बी प्लस सी बाई बी, सी बाई बी प्लस सी बाई बी अपॉन मॉड ऑफ पहली लाइन का स्लोप ए बाई बी है, दूसरी लाइन का स्लोप माइनस ए बाई बी है, तो ये आ गया। अब इसी को सॉल्व कर दो तो आंसर क्या आ रहा है? सी स्क्वायर बाई 2ab या 2c स्क्वायर बाई ab। देखो जरा क्या आंसर 2c स्क्वायर बाई ab आ रहा है एरिया का? बोलो। नहीं आ रहा है क्या? ये समझ में आया मैंने m और c कैसे लिखा है? बोलो। नहीं समझे? ये समझे कि नहीं? ये m और c का रिजल्ट कहां से लिख रहा हूं मैं? अगर आप इसके लिए लिखेंगे तो m आएगा माइनस ए बाई बी, और C1 कितना आएगा? माइनस सी बाई बी। इसके लिए अगर m लिखोगे तो माइनस ए बाई बी, m1 मतलब, और C2 कितना लिखोगे? माइनस की जगह हो जाएगा प्लस का c बाई बी। इसकी जगह m2 अगर लिखोगे तो कितना लिखोगे? a बाई बी। और D2 कितना लिखोगे? बोलो। c बाई बी। के लिए m2 कितना लिखोगे? a बाई बी। और D1 कितना लिखोगे? माइनस सी बाई बी। अब सीधा फॉर्मूला लगा के आंसर लिख दो। एक ये टेक्निक है, दिखा ये टेक्निक सबको कि नहीं? अच्छा, इसी क्वेश्चन को समझने की एक और टेक्निक थी मेरे पास, आप ऐसे भी ये रीजन समझ सकते थे। अब तो खैर आपके पास डायरेक्ट रिजल्ट आ गया है, तो आपके पास डायरेक्ट रिजल्ट आ गया, दैट इज 2c स्क्वायर बाई ए बी। तो अब आप डायरेक्ट ये वाला रिजल्ट लगाओगे इस रीजन के लिए। समझ गए कि नहीं? अच्छा, दूसरी टेक्निक मैं समझा देता हूं जो मैं आपको बता रहा था। देखो इसी रीजन में दूसरी टेक्निक क्या थी मेरे पास भाई, आप इंटरसेप्ट निकाल सकते थे कि नहीं इस लाइन का? क्योंकि सारे कर्व सिमेट्रिक हैं, दिख रहा है कि नहीं? तो एक क्वार्टर का एरिया निकाल लो, उसी को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, फाइनल आंसर आ जाएगा कि नहीं? हर क्वार्टर का एरिया सेम आएगा, क्योंकि लाइनों की इक्वेशन में इंटरसेप्ट लेंथ तो सेम ही आ रही ना। तो ये वाली लेंथ कितनी आएगी? c बाई ए, और ये वाली लेंथ कितनी आ रही है? c बाई बी। तो इस क्वार्टर का एरिया कितना आ रहा है? A1। बोलो। c स्क्वायर बाई 2ab। तो टोटल एरिया कितना होगा? 4 टाइम्स ऑफ a। होगा कि नहीं होगा 4 टाइम्स ऑफ a? अरे बताओ। तो यानी c स्क्वायर बाई 2ab। तो अभी भी आंसर कितना आ जाएगा? 2c स्क्वायर बाई ab। क्या ये बात सबको समझ में आई? बताओ। तब a और b देख के आप सीधा आंसर लिख पाएंगे कि नहीं यस। क्वेश्चन में? अब देखिए आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है क्या? एरिया
बाउंडेड बाई रीजन मॉड x प्लस मॉड y इक्वल टू 2, क्या आएगा आंसर बताओ? एकदम एक लाइन में आंसर आएगा, बोलो भाई। सी की वैल्यू 2 हो गई, ए और बी कितने हो गए 1, तो आंसर क्या होगा एरिया का? 2c स्क्वायर बाई ए बी। आंसर 8 आ रहा है कि नहीं, बोलो? तो सर ये रिजल्ट याद रखना है, मतलब ये अरे ए वाला। 2c स्क्वायर बाई ए बी भाई, सिंपल। या यस तो सर। या अब आप टेक्निक है, या तो आपके दिमाग में रिजल्ट सेट हो जाए 2c स्क्वायर बाई ए बी, या इस ट्रायंगल का एरिया सेट हो जाए c बाई ए सी बाई बी उसका 4 टाइम्स। तो आप जैसे चाहो वैसे दिमाग में रिजल्ट रख सकते हो। नहीं समझ रहे हो मेरी बात? आप जैसे चाहो वैसे ये रिजल्ट अपने दिमाग में रख सकते हो। क्लियर हो रहा है कि नहीं, बस ये बताओ तो मुद्दे की बात। यस सर। यस सर। सीधा आंसर आपका आ जाएगा। क्या यहाँ तक बोली गई बात सबको समझ में आ रही है? किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो बोलो। बोलिए, क्लियर है ये? Yes, sir.